हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 4 फरवरी 2026 के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। यह जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित सभी पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर। खासकर जो इंटरव्यू दे रहे हैं अभी बच्चे, वो सभी लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे न्यूज़ क्यों चर्चा में है, यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला न्यूज़ है आप लोगों के लिए, स्पेन और ग्रीस में बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर लगेगा रोक। हाल के वर्षों में हम लोग यह देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर विश्व के सभी देश क्या हो रहे हैं, चिंतित हैं। इंटरनेट मीडिया का प्रयोग लगातार बच्चों में बढ़ रहा है, तो किस तरीके से बौद्धिक क्षमता की क्षति हो रही है उसके लिए क्या हो रहा है, चिंता बताया जा रहा है। तो इसमें भी भारत के भी कुछ पक्ष है अपने, तो सारी पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यह न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अमेरिका और ईरान करेंगे परमाणु वार्ता। इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। और यहाँ से प्रीलिम्स फैक्ट कुछ टॉपिक्स आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं डील से संबंधित, तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। क्यों अमेरिका और ईरान इतने वर्षों से चर्चा में रहा है, क्या डील के लिए क्या संधि हुई थी, उस पर वापसी कैसे हो गई, वर्तमान स्थिति क्या है, सभी पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। नियम कानून नहीं मान सकते हैं तो छोड़ दे देश, सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिए, बहुत ही हम इसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है। इस तरीके के वर्डिक्ट तभी आते हैं जब सीमा है ना, एक जब उल्लंघन की सीमा लांघ दी जाती है। तो जैसे भारत में बहुत सी कंपनियां काम करती हैं, जो निजी कंपनियां होती है, वो डाटा को लेकर, या हम लोग बात करते हैं डेटा को लेकर, क्या कहता है कि हम सुरक्षा रखेंगे अपना डेटा, जो भी भारत का डेटा है जो हम सर्वर पर यूज़ करवा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या इस प्रकार कोई भी कंपनी जो डेटा शेयरिंग की बात करती है, वो भारत में उसके लिए सेटअप तैयार ना करके अपने देश में सेटअप तैयार करती है। तो इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कंसर्न साफ कह दिया गया है कि अगर नियम कानून नहीं मान सकते हैं तो देश छोड़ दे, अपने देश में जाके काम करे, भारत का बाजार अपने अनुसार चीज़ों को कर लेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ बनेगा और यह चर्चा का विषय बना रहेगा, यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर एक टॉपिक है 7000 साल पुरानी, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी की राखी गढ़ी को लेकर चर्चा में है कि वहाँ जैसे हम वर्तमान में स्मार्ट सिटी के जो टूल्स डेवलप कर रहे हैं, वो टूल्स पहले राखी गढ़ी में हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी की जब हम बात कर रहे हैं तो राखी गढ़ी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या स्थान है, वहाँ से किस प्रकार के पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जिसे अंतिम तक देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि चीज़ों को और भी ईजी तरीके से प्राप्त किया जा सके। चलिए न्यूज़ पर आते हैं बिना देरी किए हुए। यह जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो इंटरनेट मीडिया पर लगेगी रोक, यह आप लोगों के लिए यूपीएससी के जो जीएस पेपर 2 है और बीपीएससी जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और पॉलिटी के टॉपिक में भी। पॉल जो जीएस पेपर 2 में पॉल टॉपिक होता, पॉलिटी का टॉपिक होता, वहां से प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज़ पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए हुआ है क्या कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क के बाद अब स्पेन और ग्रीस भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो टूल्स होते हैं उसके प्रयोग पर क्या क्या इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने क्या किया है, अभी घोषणा की है कदम युवाओं को ऑनलाइन सामग्री जो होती है उसको हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। तो क्या है हानिकारक प्रभाव, साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, यह बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है आप लोगों के लिए कि हानिकारक प्रभाव क्या माना जा रहा है आपके लिए, हानिकारक प्रभाव कैसे पड़ेगा। दूसरा, आपको शारीरिक इसमें क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य कैसे खराब हो रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अभी भारत में आर्थिक सर्वे दिया गया है, उसमें भी चिंता बताई गई है, चिंता व्यक्त की गई है, चिंताएं व्यक्त की गई है कि क्या हो रहे, एडिक्ट हो रहे हमारे बच्चे। तो उससे संबंधित कंसर्न है बहुत से प्लेटफॉर्म के द्वारा, बहुत से
कंसर्न पार्टियों के द्वारा कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर कैसे हम रोक लगा सकते हैं। क्या कोई देश से क्या कोई सिस्टम अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म को रोक मान लीजिए कि आप 16 वर्ष की उम्र सीमा लगा दे रहे हैं, 14 वर्ष की उम्र सीमा लगा रहे हैं, या 12 वर्ष या कुछ भी 8 वर्ष लगा दे रहे हैं, आप वर्ष तय कर दे रहे हैं, तो क्या वर्ष मात्र तय कर देने से क्या बच्चों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला यह जो प्लेटफॉर्म है नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। यह बात सामने बार बार उठ रही, नैतिक जिम्मेदारी तो किसकी नैतिक जिम्मेदारी? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, या परिवार की, या संस्थाओं की, जो संस्था काम कर रहा है, या इसके इतर हम सारे सिस्टम की बात कर ले जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है सेवाएं। कंपनियां जो है वो सेवाएं जो प्रोवाइड करा रही है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो नैतिक जिम्मेदारी के संदर्भ में हम इसे देख लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग के लिए क्या लिया? पूर्ण रोक लगा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह विश्व का पहला देश था जिसने ऐसा कानून बनाया, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर बच्चे कुछ सेकंड के लिए रील डालते हैं या स्क्रॉल भी करते हैं। बहुत से बच्चे, ध्यान रखिएगा, दिन भर इसी काम के लगे रहते हैं। आजकल का ऐसा स्थिति हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, आपके घर में, सबके घरों में क्या हो रहा है कि बच्चे बिना मोबाइल के सुबह उनका हो नहीं रहा है और रात उनके बिना पूरी नहीं हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कीजिए, घरों तक बच्चों के मन मस्तिष्क तक पहुंच गया है। और इसका कंसर्न यह भी नहीं समझना है कि केवल यह कंपनियां जिम्मेदार है, इसके लिए बाजार भी जिम्मेदार है। बाजार में ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कंटेंट ध्यान रखिएगा, जो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसके लिए बच्चों को क्या प्रभावित कर रहे हैं, उनके लिए गेमिंग कॉन्सेप्ट लाया गया है, साथ ही साथ कार्टून शो लाया जा रहा है। तो आप बच्चे उसको देखते देखते आदत हो जाती है। मोबाइल में इजी स्क्रॉल करना होता है, स्क्रॉल जो होता है बच्चों को इजी करना होता है। तो क्या होता है, वो बच्चे इसके लिए प्रतिबद्ध, इसके लिए लगातार उसका प्रयास करते हैं। उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। और आजकल के घर पारिवारिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी दो कारण इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक जो सिंगल मदर होती हैं, दूसरा वो जिसमें परिवार इकट्ठा नहीं होता या एकल परिवार होता है। एकल परिवार जिसके घर में, ध्यान रखिएगा, जिनके घरों में सामूहिक परिवार वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल माता पिता और उसके बच्चे रह रहे हैं, वहां पर इन बच्चों का प्रभाव अधिक दिखने को मिल रहा हो। क्योंकि माता पिता, अगर पिता जॉब कर रहा है या माता जॉब कर रही है या दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अपने कार्य को लेकर वो कार्यस्थल पर चले जाते हैं। इस बीच में वो बच्चों को देखभाल के लिए किसी को रख लेते हैं, तो उस दौरान वो उतनी देख रेख नहीं हो पाती है। और वहीं अगर मान ली एकल परिवार में अगर माता है, तो माता अगर जॉब करे, इस स्थिति में यही स्थिति होती है, तो वो किसी के हाथ में बच्चों को दे के चली जाती है। तो बच्चे को यह आदत अमूमन लग जाता है, जो भी काम करे, जो उनके लिए सेवा करे बच्चों का, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा, पारिवारिक जीवन में अगर मान लीजिए सामूहिक आप रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, या जिनके घरों में माता पिता के अलावा उनके दादा दादी, नाना नानी या और भी सदस्य साथ में रहते हैं, तो उन बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है। तो यह सबसे बड़ा कंसर्न है विश्व का प्लस भारत का, कि परिवार का अकेला रहना भी यह कारक माना जाएगा, एकल परिवार का होना। केवल मीडिया हाउसेस को हम दोषी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उस पक्ष को भी समझने की जरूरत है। बच्चे को आखिर यह कैसे, किस रूप में पहुंच रहा है, आप इस पर जाकर अपने आसपास के जो संयुक्त परिवार रहते होंगे या माता पिता के अलावा भी उस घर में 2 4 5 10 सदस्य रहते होंगे, उसमें बच्चों की प्रवृत्ति को देखिएगा, और एकल परिवार में जो बच्चे होंगे उसकी प्रवृत्ति को देखिएगा, तो आपको साफ अंतर दिख जाएगा। उस बच्चे में जो एकल परिवार में रह रहा होगा, उसको इस प्रकार की जो मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो टूल्स है वो अधिक उपयोग कर रहे होंगे, ज़्यादा समय तक भी कर रहे होंगे। यही समझने का प्रयास है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, फ्रांस भी क्या करता है, फ्रेंच सांसदों पर 15 वर्ष से कम उम्र के सोशल मीडिया प्रतिबंध पर मंजूरी दे दी है। यह भी एक कंसर्न आपको ध्यान में रखना। अन्य देश में जैसे डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है, मलेशिया में क्या हो रहा है, चर्चा चल रहा है, जहां पर 13 वर्ष के उम्र के बच्चों की भी बात हो रही है।
या इस तरीके से 13 से 16 या अपने अपने अनुसार, अपने देश के अनुसार सभी लोग अपने अपने इकोसिस्टम के अनुसार देश तय कर देंगे कितने वर्ष के बच्चों को या नहीं देना। पर जब तक आप ये ठीक नहीं करिएगा, जो बच्चों को बड़ा करना रहता है, जो पारिवारिक माहौल, उनको सामाजिक दायित्व समझाना होता है, उनको नैतिकता समझानी होती है, जो बड़ा कर रहा है तो वो सबसे बड़ा लूप होल तो यही दिख रहा है। उसके बाद ना हम इसको प्रतिबंध लगाएं, ऐसा कोई टूल्स है? जब बच्चे पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, मान लीजिए 16 वर्ष, तो बच्चा दूसरा आईडी बना के काम करेगा। आप फेसबुक पर और इंस्टा पर जाके बना सकते हैं आईडी, उसके लिए कोई सोर्स वेरिफिकेशन थोड़ी है कि आप 18 वर्ष का लिख दीजिएगा, हाँ मैं 18 वर्ष का हूँ। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ी किया जाता है, या तो अपने माता पिता के आईडी लेके वो बना लेगा, उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा। तो यही सब कंसर्न है, आपको समझना होगा। इन सभी के अलावा हमें दूसरे पक्षों पर भी बल देने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, भारत में क्या है सोशल मीडिया इंटरनेट के संबंध में क्या रुख है भारत का, तो ये चीज समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बैन मॉडल हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए कुछ कदम उठाए गए। जैसे क्या है कदम? कानूनी ढांचा, जैसे डीपीडीपी नियम कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है वो क्या कहता है? तो यह कहता है भारत सरकार में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव रखा गया है, जो ड्राफ्ट बनाया गया था आईटी एक्ट 2000 के बाद संशोधित करके इसको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल बनाया गया, जिसमें इस रूल में बहुत सी बातें की गई, साइबर अपराध से लेकर आपको डिफेक्ट से लेकर सारी चीज़ें जो अनैतिक कार्य होते हैं, जिसमें ब्लैकमेलिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ये इसके अलावा इसमें बच्चों से संबंधित भी बात कर रखी गई है ड्राफ्ट में। तो क्या बोलता है? 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया ऑनलाइन सेवाओं पर खाता बनाने या डेटा प्रोसेसिंग के लिए रोक लगाती है। अब भाई तुम्हें तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है ना, कि अगर मान लीजिए 18 वर्ष बच्चा नहीं है, घर में उसके फादर का, उसके मदर का, उसके भाई का, बहन का आईडी तो होगा ना, जीमेल आईडी उससे बना लेगा, क्या दिक्कत इसमें है? तो हम कैसे रोकेंगे? यह सबसे बड़ा कंसर्न है। और देखने को मिलता है, आप सुनते होंगे ना, कभी कभी अपने माता पिता के खातों से 1 करोड़ रुपया गेमिंग में क्या किया, बर्बाद कर दिया, 40 लाख बर्बाद कर दिया। आप देखते होंगे न्यूज लगातार, यह केस स्टडी आई है पिछले 2-4 सालों में, कैसे वो खर्च कर दे रहा है बिना आईडी पासवर्ड। वो बच्चा, मान लीजिए बच्चा भी है 18 वर्ष का बच्चा है और गेमिंग खेल रहा है। गेमिंग में बहुत से गेमिंग ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, पेड के लिए वो माता पिता के बैंक अकाउंट के पासवर्ड हैक करके रखे हुए या रखे हुए अपने पास है। तो क्या करता है कि वो डाल के पैसा खत्म करवा रहा है। तो ये चीज समझिएगा कि वो बाय प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत होगी। वही परिवार द्वारा सत्यापित पेरेंटल सहमति जो आप देना होगा, अनिवार्य होगा। तो यह भी एक कंसर्न है, पेरेंटल जो आपको यहाँ पर इस ड्राफ्ट में बोला गया, पेरेंटल सहमति देनी अनिवार्य होगी इस खाते के लिए। यह एक रोक नहीं बल्कि लक्ष्य है बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा उनके माता पिता अभिभावक की अनुमति से इंटरनेट पर प्रोसेस किया जाए, यह भी एक फैक्ट है। तो सारे मिलाकर बात हो रहा है तो बच्चा फिर भी एडिक्ट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लगातार आप देखते होंगे छोटे छोटे रील देख रहे होंगे। इसी बीच में अभी आर्थिक सर्वे आया भारत का, उसमें मेंटल हेल्थ की चर्चा की गई है। दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ कंसर्न मान रहा है, जहां पर गेमिंग, एडिक्शन, साइबर अपराध ये सब मामले सामने आए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइबर बुलिंग से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से बच्चों के लिए क्या कह रहा है, रोक लगाया। चीन ने भी नकली आईडी खत्म करके ये सब व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वो प्रक्रिया को लागू कैसे करोगे आप, क्योंकि यहाँ बाय प्रोसेस लोग कर ले रहे, बच्चे कर ले रहे हैं। तो यह भी चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका असर कैसे दिखता है? जैसे 65% पेरेंट मानते हैं कि टीवी विज्ञापन में जंक फूड जैसे इस प्रकार के जो हैं आपको ये सब सारी चीज़ें लेकर आती है। अब कुल मिलाकर इंटरनेट कनेक्शन जो है 2014 में 25 आपको करोड़ था, वहीं 2024 में 97 करोड़ हो गया। तो डिजिटल एडिक्शन एक हेल्थ रिस्क के तौर पर निकल कर आया। तो हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और जुड़ाव आत्महत्या को भी बल दे रहा है, आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिल रही है। ये सब सारे चिंताओं का विषय है। डिजिटल इंडिया के बाद एक नवीन प्रवृत्ति, जितना अधिक हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या था डिजिटल मीडिया के कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करेंगे, अर्थात प्रौद्योगिकी को हम लेकर आएंगे, उसके अन्य टूल्स भी डेवलप होंगे साथ में, जिसमें सोशल मीडिया भी एक पार्ट है।
तो आपको ये समझना होगा, जितना हम प्रौद्योगिकी को विकसित करेंगे उतने अन टूल्स डेवलप होंगे और उसके टूल्स के अनुसार उसके वर्ग समूह के लिए सारी चीजें बनाई जाए। क्योंकि बाजार एक कॉन्सेप्ट है। बाजार, मैंने कल क्या बोला था, बाजार क्या नहीं देता, बाजार संबंध नहीं देखता है, संबंध नहीं देखता है, बाजार भावनाएं नहीं देखता है, भावनाएं नहीं देखता है, वो केवल लाभ देखता है। लाभ देखता है कि हमको भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना करोड़ रुपया कमा पा रहे हैं, हमको हो रहा है तो चलो ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पारिवारिक जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा, संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना होगा। जो एकल परिवार बनता जा रहा है वो सारी चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। अब न्यायपालिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका यह कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चों की पहुंच को रोकना किसी नीति कानून के दायरे में आता है और उसे विधायिका सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। अर्थात यह बात की गई कि एक रिट याचिका गई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बातें बोलेगी कि आप इस पर कुछ स्टे लगाइए, कुछ नियम कानून बनाइए। तो वो विधायिका के पाले में डाल देते हैं, बोलते इस पर एक बेहतर नियम बनाए, कानून बनाए। उसका यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका इसे शासन नीति का विषय मानती है और न्यायालय का आदेश देने जैसा मामला नहीं है। अर्थात जब तक हम नियम कानून नहीं विधायिका से बनाएंगे, वो केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, हम इस पर कुछ बातें नहीं कर सकते, मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है बात बोल रहे। अब है कि राज्य स्तरीय पहल और बहस किए, जैसे कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश बाल ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल व्यवहार विचार मंथन कार्य दल बनाने पर पहल शुरू की है कि हम एक ऐसा मंच बनाएंगे, एक ऐसे सेटअप को तैयार करेंगे जहां पर इससे संबंधित जो बाल ऑनलाइन सुरक्षा है या साइबर सुरक्षा, डिजिटल व्यवहार कैसे बदल रहे हैं, बच्चे कैसे इसको यूज कर रहे हैं या उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, उस पर चर्चा होगा, मंथन होगा, उससे संबंधित नीतियां बनाई जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक ने भी सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभाव समीक्षा और संभावित नियमन पर चर्चा की है। तो कर्नाटक भी से और भी राज्य है जहां पर चर्चाएं हो रही है धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर बात है कि यहाँ पर नीतियां लागू की जाएंगी, नीतियां जो होंगी लागू तो की जाएंगी, पर उसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको यह ध्यान रखें, क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उन सभी हिडन पार्ट को समझने की जरूरत है जहां बच्चों को मोबाइल तक पहुंच पर ही रोक लगाता है या कम पहुंच को करता है स्थापित। तो यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। केवल माता की जिम्मेदारी को नहीं समझना है कि माँ की ही केवल जिम्मेदारी होगी। माँ तो अपने घरेलू कामों को लेकर इतनी व्यस्त रहती है या जॉब कर रही तो वो उसमें व्यस्त रहती है। तो आपको परिवार के सभी सदस्यों को इसको सोचने की जरूरत है कि बच्चे को कैसे हम बचा सकते, इस प्रकार का जो प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर एडिक्शन का, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसको पूर्ण विचार करने के स्तर पर कार्य किया जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट इसे समझिएगा। यह टाइमलाइन हम बात करते हैं 2015 से जो चल रहा है मामला, यह 2026 तक चल गया है। तो आप समझ रहे हैं कितने वर्ष का यह मामला है और लगातार इसमें कुछ ना कुछ होता रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा कि तानातानी भी चल रही है, बातों का इधर से उधर बमबाड़ियां भी हो रही है, कुछ कंसर्न हमले करने की बात हुई, डायरेक्ट धमकी भी दे दिया गया अमेरिका के द्वारा, अगर नहीं बंद करोगे तो हमला कर देंगे। हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी बना हुआ था। तो बाद में ईरान ने इसके संबंध में कुछ बातें कर रखी। चलिए हम वार्ता करते हैं। पर वो क्या वार्ता होगी, सम्मान के स्तर पर होगी। ऐसा नहीं कि तुम बड़े देश हो तो हम पर तुम क्या करोगे, धमकी आरोप कर दोगे। तो आपको क्या करना, सम्मान के स्तर पर या समानता का स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं, समानता के स्तर पर हम बात करेंगे। यह बात निकल कर आई है। तो ट्रंप ने अभी हाल ही में 3 शर्त जरूर दिया है, इसको ध्यान में रखना है। 3 शर्त क्या है कि बहाल करने के लिए 3 शर्तें रखी। पहला, शून्य यूरेनियम संवर्धन करना होगा। पहला शर्त इनके द्वारा यही रख दिया गया, जो सबसे बड़ा कंसर्न है ईरान का। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा। जो तेहरान के वहाँ पर तेहरान पर जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु संपन्न हथियारों की बात हो रही है, उस कार्यक्रम को सीमित करना होगा और संबंधित नियम के साथ काम करना होगा। क्षेत्रीय छद्म गतिविधियों को समर्थन देना बंद होगा। जैसे डीप स्टेट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग नहीं कर सकते, या अपना जो रीजनल क्षेत्र है वहां पर आप किसी रूप से क्या करेंगे, गतिविधियों समर्थन, जैसे अशांति फैले,
उसके लिए आप सहयोग नहीं कर सकते। ये 3 महत्वपूर्ण कंसर्न था। उसके बाद चीज़ें बदल कर आई। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेशकियान, ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष और तर्कसंगत बातचीत चाहते हैं। तो इनका साफ बात करना, देखिए 2 बात करिए। अगर लग रहा है कुछ कंसर्न है तो पहले तो निष्पक्ष होना चाहिए, जितना हक आपको है उतना हक हमें भी मिलना चाहिए। दूसरा, तर्क संगत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विसंगत होना चाहिए। यह बात ईरान के द्वारा बोली जा रही है। तो इस बीच में सभी पक्षों को समझने की जरूरत है आप लोगों को कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। पहला तो आपको समझना अमेरिका क्यों चाहता है। दूसरा में आपको चाहिए ईरान क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है या व्यवहार कर रहा है। फिर उसके बाद अन्य शक्तियां जो हैं, अन्य शक्तियां कैसे काम कर रही है, जैसे यूरोपियन यूनियन या E5 E4 का कॉन्सेप्ट है, ये सब कैसे काम कर रही है। इसके बाद हम समझेंगे भारत इसमें क्या अपना स्थिति रखता है। तो यह सब सारे पक्षों को समझिएगा नहीं तो तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर पहले हम देखते हैं कि मामला क्या है। एक टाइमलाइन के तहत हम इसको देख लेते हैं 15 से 26 के बीच में। सबसे पहले 14 जुलाई 2015 को वियना में एक JCPOA समझौता, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, जिसे आपको समझिएगा ईरानी परमाणु समझौता भी हम लोग कहते हैं, ईरानियन परमाणु समझौता भी बाद के दिनों में कहा गया, JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो यह हस्ताक्षर होता है 14 जुलाई 2015 में ईरान प्लस P5+1 देश में, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है P5+1 देश कौन है। इस समझौते के तहत P5+1 देश कौन है, आपको पीटी में पूछ सकता है या इंटरव्यू में यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बहुत चर्चा में, 1-2 महीना चर्चा में रहेगा यह मुद्दा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, P5+1 कौन देश होता है। जो सहयोग थे इस समझौते को कराने के लिए, यह P5+1 इसमें पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्या है कि 2016 में क्या था, 16 जनवरी 2016 को एक आता है जो IAEA है, जो अप्रसार संधि होता है परमाणु ऊर्जा को लेकर, पुष्टि की कि ईरान में प्रारंभिक शर्त पूरी की है, प्रतिबंधों का व्यापक राहत दिया जाएगा, ईरान वैश्विक तेल और बैंकिंग प्रणाली में पुनः शामिल किया गया। ईरान पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस समझौता हुआ, उसका पुष्टि कर दिया गया। तो IAEA के द्वारा 16 जनवरी 2016 को क्या बोला जाता है कि अब इन पर प्रतिबंध हटा दो, वैश्विक समुदाय में भागीदारी दो, जिसमें बैंकिंग प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वैश्विक तेल जो उसका एक पार्ट हुआ करता था। ईरान तेल बेचने में सबसे पहले आगे हुआ करता था। तो क्या कर दोनों में इसको छूट दे दो, तो ये मिल गया 2016 में। फिर क्या होता है 2017 में क्या होता है, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के समझौते की आलोचना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति आते हैं ट्रंप, तो उसके ईरान के मुद्दे को लेकर आलोचना शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिका इसमें सही तरीके से डील नहीं की, उनके अनुसार यह मत था। तो ध्यान रखिएगा, उसका 2018 में होता है, 8 मई 2018 को अमेरिका इस समझौते से एक तरफा बाहर हो जाता है। इस समझौता जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया गया था 2015 में, तो वो 2018 आते आते ट्रंप के शासनकाल में क्या होता है, वो बाहर हो जाते हैं, एक तरफा कुछ नहीं बोलते, तुमको एक शर्त दे देते हैं, तुम नहीं मानोगे हम बाहर हो जाएंगे, यह बात कर दी जाती है। तो यह चीज समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर है। फिर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लाई जाती है ईरान पर कि तुम सीधा सीधी ये परमाणु जो तुम कर रहे हो, परमाणु संवर्धन कर रहे हो, जो यूरेनियम संवर्धन कर रहे हो, उसका परमाणु बम बनाओगे, तो क्या होगा कि आपको यह पॉलिसी प्रेशर दिया जाएगा, सारे प्रतिबंध लगाए जाए ताकि तुम रोक नहीं पाओ। यहां तक उनके वैज्ञानिकों की हत्या तक कर दी गई। यह भी एक कंसर्न समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 सेकेंड। तो कठोर आर्थिक प्रतिबंध पुनः लगा दिए गए, जो 2015 से पहले हुआ करते थे। तो ईरान फिर परेशान हो गया, क्योंकि प्रतिबंध लगा देने से केवल उसके राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉब्लम नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ता है। तेल की पूर्ति जो होती थी उससे मूल्य बढ़ जा रहे हैं, लोगों के देशों के आर्थिक जो पूलिंग चेन है वो प्रभावित हो जाता है। तो सभी देश इसको लेकर कंसर्न हो जाते हैं। उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद क्या होता है 2019 में, मई 2019 में ईरान ने घोषणा की यदि आर्थिक लाभ नहीं मिला तो वो प्रतिबद्धताओं से पीछे हट जाएगा। अब ईरान भी बोलने शुरू कर दिया, जैसे ही 18 में यह घोषणा होती है कि अमेरिका बाहर होता है, प्रतिबंध लगाता है, तो 19 में रिएक्शन के तौर पर ईरान भी बोल देता है, देखो आर्थिक लाभ देते नहीं रहे, समझौते तो कर लिए हो, अब हम इससे बाहर हो जाएंगे, नहीं तुम हमको
दिए छूट तो। अब इसके बाद 2019 में IAEA पुष्टि की कि ईरान में 3.67% संवर्धन सीमा पार की है। अब इसके साथ जो अप्रसार संधि जो है, अब उसके तहत भी एक संस्था जो या पूरा नियंत्रण करती है परमाणु नीतियों को लेकर, वो पुष्टि करता जो संवर्धन सीमा दी गई थी उससे बाहर हो गई, इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते, यह बात बोल दिया। यह परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो जिससे अमेरिका नहीं चाहता था इस क्षेत्र में ईरान का प्रभुत्व बने, क्योंकि उसके राजनीतिक एजेंडे अपने अपने थे। तो ध्यान रखिएगा 2020 में फिर यूरेनियम भंडार सीमा का भी उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण ये चिंताएं व्यक्त हो गई। अमेरिका और तीव्र हो गया और उग्र हो गया। 2020 में आते आते क्या होता है, जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले से कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी जाती है, जो संवर्धन सीमाओं में पालन न करने की घोषणा की थी ईरान। उसके परिप्रेक्ष्य में यह जो परमाणु संवर्धन के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, उसकी हत्या कर दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनका अमेरिका का यह कहना था। पर भावनाएं क्षति हो गई ना, ईरान का भावनाएं क्या हो गए, आहत हो गई। आहत होने के बाद क्या हुआ कि और भी यह मामला तूल पकड़ लिया। उसके बाद होता है कि 2020 में दिसंबर 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन जो फकीर जहाई की भी हत्या कर दिया, जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था, जो परमाणु हथियार को लेकर, परमाणु संवर्धन को लेकर प्लान बना रहा था, परमाणु हथियार कैसे बनेगा, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनेगी, तो दोनों वैज्ञानिकों की हत्या हो जाती है। अब ध्यान रखिए, क्षेत्रीय तनाव चरम पर आ जाता है। इनकी हत्या के साथ ही ईरान के आंखों में खून आ जाता है। उसके बाद वो प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध करना शुरू कर देता है। जो शांति से भी चीजें हो सकती थी, उसको अपने हठ धर्मियता का, या हम बोले ना इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको यह समझना है कि अगर आपको इस क्षेत्र में शांति स्थापित करनी है तो इसके अमेरिका के दिमाग में रहता है कि केवल बल से ही की जा सकती है। पर भारत जैसे देशों में क्या होता है, टेबल पर वार्ताएं करना चाहता है। हमारे पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध हो चुके हैं, डायरेक्ट एक्शन हो चुका है, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ वार्ताओं को विश्वास करते। चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब है, तो हम वार्ता पर बात करते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। राउंड टेबल पर आइए, वार्ता कीजिए, उसके बाद जो सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है वो करेंगे, नहीं तो अंतिम में सबसे अंतिम उपाय के तौर पर युद्ध देखेंगे। पर अमेरिका अपने बल प्रयोग, आर्थिक नीतियों का प्रतिबंध नीति के कारण वो क्या करता है, सीधा वो हमला ही कर देता है। यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा, यह कहीं ना कहीं बैलेंस, जो चेक एंड बैलेंस बना के रखना है अमेरिका को विश्व नेता के तौर पर, वो बनाने में असफल रहता है। कोई देश नहीं मानता तो खिसियाई बिल्ली की तरह वो क्या करता है, नोचना शुरू कर देता है, खंबाई, चलो तुम्हारे देश को ही नाश्ता नाबूद कर देंगे। अफगानिस्तान का वही हाल हुआ। एक अमेरिका तुम्हारे यहाँ लाके बम गिरा दिया, ओसामा बिन लादेन ने, तुमने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, वहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को निशक्त कर दिया, फिर भी तुमको अफगानिस्तान के हित तुम्हारे पूरे नहीं हो पाए, तुमको भागना पड़ गया, वहाँ एक जनरल वहाँ मारे गए। ये सब चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह क्यों होता है, हठ धर्मियता का कारण ये सब सारी चीज़ें होती है। अब ध्यान रखिए 2021 में बाइडेन प्रशासन ने समझौते में पूर्ण जीवित करने हेतु वियना में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू की। अब बाइडेन प्रशासन आते हैं तो ध्यान रखिए 2022-23 में आपको वार्ताएं रुख पर चलती है। ईरान उच्च स्तर पर संवर्धन करता, IAEA क्या निरीक्षण को लेकर विवाद हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ घटनाक्रम आता है। 2024-25 में पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय जैसे गाजा संकट, इजराइल ईरान तनाव कारण वार्ताएं प्रभावित होती। अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क क्या होता है, जारी हो जाता है। उसके बाद 2026 में फिर से नई कूटनीतिक प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर डायरेक्ट धमकी दी जा रही है, जहां पर परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण और प्रतिबंध राहत को लेकर संभावित पूर्ण विचार की बात की जा रही है। क्षेत्रीय शक्तियों की मध्यस्थता की भूमिका की बढ़ी है। बातचीत में क्षेत्रीय देशों जैसे सऊदी अरब, मिस्र, UAE, कतर के प्रतिनिधियों शामिल हो सकते हैं, ऐसी बातें हो रही है। तो जब तक ईरान के मुद्दे पर ईरानियन को नहीं विश्वास में लीजिएगा, ईरानी नेतृत्व को विश्वास में नहीं लीजिएगा, या उनके कंसर्न जो है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास शांति वार्ताओं के माध्यम से नहीं कीजिएगा, तो हठ धर्मिता में दोनों देश पूरे विश्व के जो चेन सप्लाई उसको बर्बाद कर देंगे, पूरे देश में हाहाकारी मची रहेगी। तभी तो आप देखते हैं रूस और आपको यूक्रेन अपनी हठ धर्मिता के कारण पूरे विश्व के चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस संदर्भ को समझिएगा कि हाँ, आपका कंसर्न, रूस का कंसर्न अपना ठीक है, यूक्रेन का भी कंसर्न अपना ठीक है। तो भाई एक विकल्प, समाधान, बातचीत के भी तो विकल्प होना चाहिए ना। पहले
कि पहले युद्ध का हो जाना चाहिए, पहले मिसाइलें दाग दो, उसके बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरा हल्ला करना शुरू कर दो कि विश्व में जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। विकासशील देश को क्या करना है, अपनी कटौती करनी है अपनी नीतियों में, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा ना हो। पहले तो इन चीज़ को समाधान तो ढूंढते ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों बात कर लेते। यही प्रॉब्लम सारे देशों के साथ चल रही है, आपको ये चीज़ें समझनी होगी। इसके बाद कूटनीतिक प्रयास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह प्रयास जो 2026 में किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इन वार्ताओं का लक्ष्य है, 3 लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, ये 3 लक्ष्य जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला कि परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण में रखना है, कि पहले जब बन रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बाद जब परमाणु परीक्षण हुआ उसके बाद कोई देश नहीं हुआ, क्योंकि नियम कानून ऐसे बना दिए गए विश्व में अब परमाणु हथियार या परमाणु हथियार से संबंधित संवर्धन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी पाना भी एक मुख्य कारण है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के प्रतिबंधों की समझौता ढूंढना है, कि जो प्रतिबंध बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए, उसके अंतर्गत ही आपको सारी अपनी परमाणु संवर्धन करनी होगी। आप छोटे स्तर पर कर सकते हैं, छोटे बैलिस्टिक मिसाइल बनाइए। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत अगर यह बातचीत सफल होती है तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति टल सकती है। ऐसा हालत आ गया था, पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होने वाला था, ऐसा लग रहा था फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका सीधा बमबारी करना शुरू कर देता है। यह भी एक समस्या है। अमेरिका शर्त क्या है, दोनों देशों की स्थिति इस मुद्दे पर क्या है। तो अमेरिका चाहता है, प्रमुख मांगे ईरान का यूरेनियम संवर्धन रोकना। उसका एक ही कंसर्न है, भाई तुम यूरेनियम का संवर्धन रोक दो, क्योंकि तुम्हारा जो स्थिति है, तुम जिस लोकेशन पर अगर तुम संवर्धन कर लोगे और ये परमाणु संपन्न हो जाएगा तो उस खित्ते के जितने देश है वो उसका नीतियां प्रभावित होगा। जैसे आपको ये सब सारे देश का, जैसे सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर का, ये सब सारे देशों का नीतियों को चेंज करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी फिर डिमांड करना शुरू कर देंगे कि हमको परमाणु संपन्न होना, क्योंकि मेरे एक पड़ोसी देश क्या हुए हैं कि परमाणु संपन्न हो गए हैं। क्लियर, समझ में आई बात है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि बैलेंस बना रहे, विश्व में बैलेंस बना रहे, शांति स्थापित रहे, क्योंकि जैसे ही आप संपन्न होंगे आप तुरंत बल प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के साथ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा। उसके परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता और निरीक्षण बढ़ाना है। जो संस्था है IAEA के द्वारा क्या किया जाएगा, पारदर्शिता निरीक्षण जो आप कर रहे हो, अप टू डेट आपको डाटा और आपको विजिट प्रोग्राम प्रोसेस करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय गुटों के समर्थन पर सीमाएं लगानी होगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ऐसे बातें की जा रही है, या अमेरिका का यह कंसर्न है कि भाई तुम बैलिस्टिक और क्षेत्रीय गुटों को समर्थन कर रहे हो बैलिस्टिक मिसाइल देकर, तो क्या करना, तुमको रोक लगाना है उसको, या तो सीमाएं लगाओ, तुम असीमित नहीं कर दो। अब ये शर्त ईरान के लिए स्वीकार करना कठिन है। जैसे सिंधु ऑपरेशन में ईरान ने क्या किया था, पाकिस्तान को ड्रोन भेज दिया। ड्रोन तकनीक में ये ईरान बहुत ही मजबूत स्थिति रखता है। ये सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ईरान की स्थिति में ईरान क्या कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति उद्देश्य से है, लेकिन यह अमेरिकी शर्तों पर भरोसा नहीं करते और वो चाहता है कि बातचीत सम्मानजनक और समान अधिकारों पर आधारित हो, या उस पर कंसर्न हो। जैसे भारत का क्या है कहना, बार बार भारत कहता है ना परमाणु कार्यक्रम है शांतिपूर्ण उद्देश्य से। चीन भी यही बात बोलता है, हम फर्स्ट बार यूज नहीं करेंगे, उसके बाद अगर तुम कर दे तो फिर तुम विश्व में कहीं भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल परमाणु संपन्न है। विश्व के किसी भी कोने में वो परमाणु हथियार गिरा सकता है। तो जैसे कि इसका कहना यह मात्र है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे, पर शांतिपूर्ण उद्देश्य कैसे तय होगा यह कोई नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले आप इस बैठक में उससे, ईरान से यह कंसर्न कराओ कि शांतिपूर्ण उद्देश्य आप क्या क्या करोगे। यह अगर कर लेता है तो परमाणु हथियार संपन्न देश के तौर पर जब बातें होंगी तो तुम्हारा क्या कंसर्न, ये भी उसकी सीमा तय कराने की जरूरत है। अब उसको सम्मान देने की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति नहीं है, अगर किसी देश के द्वारा यह बातें की जा रही है तो आप सम्मानजनक और सम्मान अधिकार उसको देने की जरूरत होगी। यह भी एक पक्ष है ईरान का, तो इसे भी समझने की जरूरत है अमेरिका को, और जो ग्रुप है उनके P5 ग्रुप है उसको भी समझने की जरूरत है। अब ईरान परमाणु समझौता जो है GCPOA क्या है यह भी समझ लिए लगे हाथ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। तो यह क्या है कि परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। पश्चिमी देशों की आशंका यह बताई जा रही, ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर
विकसित कर सकता है, विकसित करेगा। इसी संदर्भ में लंबी वार्ताओं के बाद 14 जुलाई 2015 को वियना ऑस्ट्रिया में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत एक क्या किया, हस्ताक्षर किया गया, जिसमें P51 देश शामिल थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जर्मनी, इसमें यूरोपीय संघ शामिल था। वहीं P5+1 और E3+3 भी कहा जाता है, जिसमें E3 फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को कहा जाता है। तो ये सब सारे देश कंसर्न थे, चलो इस समझौते के तहत, ताकि जो नीतियां बनाई गई अप्रसार संधि को लेकर, परमाणु अप्रसार को लेकर, उस पर कंट्रोल, उस पर निमित्त बनाया था कि कोई देश परमाणु संपन्न उस देश के बाद ना हो जाए। अब यह समझौता 16 जनवरी 2016 को क्या किया जाता है, आपको इम्प्लीमेंट डे के तौर पर लागू हो जाता है। और समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण उद्देश्य तक सीमित रखना। ईरान पहले से ये मान रहा था कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्य से पूरा करेंगे, पर बीच में ऐसी घटना हो गई, वो परमाणु सीमा को, जो संवर्धन की सीमा 2.34 का जो था, उसका उल्लंघन कर दिया। और ये क्या किया कि यह सीमा क्या होता है, परमाणु हथियार बनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। परमाणु हथियार जो होते हैं ना, हथियार या परमाणु बम हम जिसको बोलते हैं, उसकी सीमा है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई तुमको बोला गया तुम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करो, पर तुम सीमा उल्लंघन कर दिए, तो सीमा उल्लंघन कर दिए, तुम पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। अब लगाया जाएगा, तब तक तुम नहीं बंद करोगे, तब तक तुम पर प्रतिबंध रहेगा। ईरान इसी छटपटाहट में है कि हम जो उल्लंघन कर दिए उसका फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि कोई देश के पास जब एक बार, जैसे आप सुनते होंगे ना कि एक बार उंगली पकड़ो सर पर चढ़ जाना वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको छूट दी गई थी, क्योंकि नियम ऐसे बनाए गए थे कि अब कोई परमाणु संपन्न देश नहीं होगा, परमाणु बम से संपन्न। तो यह ध्यान रखिएगा, यह जब नियम सभी देशों के लागू, तो आप पर भी लागू होता है, क्योंकि विश्व शांति को बनाए रखना, नहीं तो ये होड़ मर जाएगी सभी देशों के द्वारा। जैसे ईरान बनाएगा परमाणु हथियार, तो उसके कित्ते के जितने अरब लीग है वो बनाना शुरू करें। अरब लीग से सटे देश जो अफ्रीका में है वो भी बनाना शुरू करें। अफ्रीका के बाद जो लैटिन अमेरिकी देश है वो भी बनाना शुरू करेंगे। अब इसके चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका या विश्व के कोई भी देश हो, उसको चेक बैलेंस बनाने के लिए अपने परमाणु संवर्धन को विकसित करना पड़ेगा। तो यह पूरे विश्व में एक हथियार होड़ को, परमाणु हथियार होड़ को पुनः शामिल कर देगा। उसके बाद चीन और रूस का अपना कंसर्न है भाई, चीन रूस का अपना कंसर्न है, क्योंकि चीन का अमेरिका से नहीं बन रहा है, रूस का भी अमेरिका से नहीं बन रहा। तो जो देश इस पर संवर्धन करेंगे, हो सकता है इसको प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए यह सब सहयोग करना शुरू कर दे, क्योंकि बाजार है, बाजार लाभ देखता है केवल। मैं सीधा से एक लाइन में, तो यही सारा मामला देखने को मिल रहा है, जिसको समझने की जरूरत है। अब परमाणु हथियार निर्माण की संभावना को रोक लगाना इसका उद्देश्य था। इसके बदले ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध जो 2015 से थे, उसको समाप्त करने की बात की गई थी, जो बाद के दिनों में 2018 के बाद और स्थितियां बदल गई। ये सब मामले आपको ध्यान में रखने। अब इस समझौते का प्रमुख प्रावधान क्या था कि परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध। ईरान यूरेनियम संवर्धन जो था 3.67 तक सीमित रखने की बात की थी, तो 2.67 से आसपास पहुंच गया था। यह कंसर्न था। आज हाल के दिनों में यह और भी विकसित हो गया, जहां 300 किलोग्राम तक सीमित किया गया था यूरेनियम संवर्धन। इस सीमा को उसने क्या किया, उल्लंघन कर दिया। और यह सीधा सा अर्थ होता है, यह परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है, परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है। यह सीमा का अर्थ ही है, यही है कि आप अगर इससे ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 3 आपको क्या करना, संवर्धन संयंत्र का नाम याद रखना। यह प्रश्न पूछेगा। एक है नतांज, फोर्डो और अराक, 3 का नाम याद रखना। जो संचालित, जो नतांज का जो संचालित सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाकर पुराने मॉडल तक सीमित करने की बात की जा रही थी। फोर्डो संवर्धन संयंत्र में अनुसंधान केंद्र परिवर्तित किया गया और अराक में भारी जल रिएक्टर के पुनः डिजाइन किया गया, ताकि वह हथियार ग्रेड प्लूटोनियम ना बना सके, अर्थात परमाणु बम की प्रक्रिया की जो प्राथमिक कड़ी है वही ना बना पाए। इस मुख्य प्रावधान था जो आपको बनाए गए थे, जो किए गए थे 2015 में समझौते, उसका मुख्य प्रावधान था। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, या प्रश्न पूछ देगा, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है।
तो आपको ये तीनों नाम याद रखिएगा अच्छे से। अब निगरानी और पारदर्शिता क्या रखी गई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को व्यापक निरीक्षण का अधिकार दिए गए। भाई अब तुम ही ईरान में जो भी गतिविधियां होंगी उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तुम रखोगे, उस पर तुम निर्देशन करोगे, और जो सीमा का उल्लंघन किया तो तुम उस हमलों को बताओगे, यही ध्यान रखिएगा। सप्लाई चेन और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई। स्थलों, अगर आपको लग जाता है कोई संदिग्ध स्थल है जहां पर संवर्धन की इकोसिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, आप वहां पर निरीक्षण करो, हम सभी चीजों इस पर कंसर्न न्यूज लेंगे। फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाए, यह मुख्य प्रावधान था। प्रतिबंधों से राहत ईरान को क्या दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे ईरान से। इसके बदले में तो माने तो 2015 में हटा दिए गए। ईरान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में पुनः जुड़ गया। तेल गैस निर्यात पर लगी बाधाएं कम कर दी गई। फिर विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज कर दी गई, क्योंकि विदेश में बहुत सी संपत्तियां देशों की होती है ना, इन्वेस्टमेंट होता, तो जितनी भी विश्व में संपत्तियां थी ईरान की उसको अनफ्रीज कर दिया गया था, उसको खोल दिया गया, आप यूज कर सकते हो। नहीं, इससे पहले क्या किया था, फ्रीज कर दिया गया था, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। वाणिज्यिक विमान और अन्य तकनीकी आयात पर अनुमति दी गई। इसके बाद तो ये आपको 5 आपको ईरान को छूट दी गई थी महत्वपूर्ण, जिसको आपको समझने की जरूरत होगी। तो आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, आपको क्या करना, आपको ये सब सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अब है समझौते का प्रमुख प्रावधान में समय सीमा की बात की गई थी कि संवर्धन 15 वर्ष अर्थात 231 तक लागू रहने थे। इसके बाद कुछ प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो जाते। यह समझौता है जो यूरेनियम संवर्धन और भंडार संबंधी की गई प्रतिबंधों की बात की है, 15 वर्ष तक यह लागू रहेगा। अगर तुम ठीक कहोगे तो आगे देखा जाएगा, नहीं तो 31 में वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, फिर तुम पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। प्रारंभिक अनुपालन था 2016 में IAEA के द्वारा पुष्टि की ईरान में प्रारंभिक जो शर्तों पर पालन किया, परिणाम स्वरूप अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए, क्योंकि 16 तक यह मान रहा है हमारा ईरान, जो भी समझौते के तहत नियम शर्त माने गए वो मान रहा है, पर बाद के दिनों में संवर्धन संख्या बढ़ा दिया, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ गई। तो ईरान को भी चाहिए कि हम कैसे इसको ठीक करें। उसके वर्तमान में ट्रंप प्रशासन जो है प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप 2015 में ईरान परमाणु समझौते जो हुए थे उसको खराब समझौता, वर्स्ट डील डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद वर्स्ट डील इवर, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यह डील किससे संबंधित है, वर्स्ट जो डील इवर किस संधि से है, किस समझौते से है, आपको पूछा जा सकता है। ट्रंप के द्वारा किस समझौते को बोला गया है सबसे खराब डील, तो यह इसी ईरानियन डील को बोला जाता है, जिसको JCPOA कहते हैं, ज्वाइंट जो कॉम्प्रिहेंसिव था एग्रीमेंट। अब है कि ट्रंप के अनुसार समझौता ईरान के भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने के अस्थायी रूप से नहीं रोकता है। इनका कहना है तुम रोकते हो कंसर्न कुछ समय के लिए, वो जब अपना मन से क्या करेगा, जब भी चाहेगा वो संवर्धन बढ़ा लेगा, तो कर क्या लोगे। तो यही बोलता है ट्रंप प्रशासन, ये बोल रहा है कि जब देश विश्व में शांति स्थापित करनी है तो किसी भी देश को है ना, अब वर्तमान में उसके अस्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है परमाणु अप्रसार को लेकर। अब दूसरा है कि इसके तथाकथित जो आपको समय सीमा प्रावधान है, जिसके तहत कुछ प्रतिबंध 10 से 15 वर्षों के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उस पर भी विचार करने, ये 2 महत्वपूर्ण का कंसर्न है। उसके बाद क्या करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की अनदेखी करता है। समझौता मुख्यतः परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित है, बैलिस्टिक मिसाइल में इसके प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी परमाणु उपयोग को सीमा को तय करने की बात यह ट्रंप प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को इससे शामिल नहीं किया गया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी विशेषकर इजराइल और सऊदी अरब सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि बार बार इनका मुद्दा उठता है। तो यह भी समझिएगा, ईरान पर जब हमला करने के लिए अमेरिका बोला था कि हम हमला कर देंगे, सारे पेंटागन में सारे लोग तैयार थे, बैठे थे कि अब बटन दबा ही देना है, तो इजराइल ने उनको फोन करके बोला कि अभी युद्ध नहीं करना है। रीजन क्यों था, क्योंकि आपको याद कर लो फिलिस्तीन के मामले में जो ड्रोन हमले किए गए थे, उनका जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्षति हुआ था, उसको पुनर्निर्धारण के लिए 1-2 साल का समय चाहिए अपडेट करने के लिए। तो यह सही समय नहीं है। तो जाके आप देखते होंगे ईरान पर जो अमेरिका ने हमला करने का जो रुख बना रखा था उसको वापस ले लिया। उसके बाद यह सब सारे समझौते पर पुनः आया है कि देखो ऐसा नहीं, अभी हम बात कर लेते, फिर जब होगा देखा जाएगा। तो
इजराइल का भी कंसर्न है। इजराइल को कुछ हो जाता है तो पूरा मिडिल ईस्ट में जो इशू है वो पनप कर सामने आ जाएगा। जो शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। यह सब सारी चीज़ों को समझिएगा। क्षेत्रीय गतिविधियां, ट्रंप प्रशासन का आरोप लगाता है कि ईरान, सीरिया, इराक, यमन, जो लेबनान जैसे देशों सशस्त्र गुटों में समर्थन दे रहा है। ईरान के संदर्भ में यह बातें की जा रही हैं। वहीं प्रतिबंध हटने से मिली आर्थिक राहत का उपयोग ईरान क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा, न कि अपने विकास के लिए कर रहा, लोगों के विकास के लिए नहीं कर रहा, वो क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जैसे इस क्षेत्र में इजराइल और सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा या मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के साथ समझौते वो कर रहा, जिसके कारण वो शांति की स्थिति जो बनाए रखने की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान के साथ वो डील करना शुरू कर दिया, ड्रोन अपना बेचना शुरू कर दिया। ये सब सारी चीज़ें इसके कंसर्न में है, जो आपको ये समझने की जरूरत होगी। अब इसके अतिरिक्त अब है कि पुनः बातचीत का प्रयास और अंतिम निर्णय क्या होगा। 17-18 के बाद दौरान अमेरिका समझौते में संशोधन, पुनः वार्ता की इच्छा व्यक्त की। उसके बाद 8 मई 2018 को अमेरिका इस समझौते में एक तरफा हटने के बाद क्या हुआ, एक प्रेशर नीति लाई, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि ईरानियन डील में या वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच विवाद हो रहा, उसमें मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी क्या है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यह क्या है। तो यह बोलते समझौता से हटने के बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए कि तुम अब किसी से व्यापार नहीं करो, जो भी तुम्हारा विदेश में एसेट है उसको हम फ्रीज कर देंगे। इस तरीके आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात, बैंकिंग, शिपिंग और ऊर्जा के व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। इसके साथ साथ व्यापार करने वाले अन्य देशों की चेतावनी भी दे देगी कि तुम करोगे तो फिर हमारे साथ, तुम भी हमारे साथ दो चार हो लेना। जैसे रूस के साथ भारत करता तो कैसे वो छटपटा जाता है, वैसे ही वाली स्थिति यहाँ भी है। और उसके बाद भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित 8 देशों को अस्थायी छूट दी गई थी ताकि वे सीमित मात्रा में ईरान तेल खरीद सके, परंतु यह छूट अप्रैल 2019 तक को समाप्त कर दी गई। तो भारत का भी एक मुद्दा आ जाता है, तेल के मूल्य बढ़ जाएंगे तो मजबूरन रूस के साथ जाता है तेल खरीदने का, तो रूस से खरीदते तो अमेरिका को भी प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हाल ही में कल तत्काल व्यापार समझौता हुआ जिसमें यह बातें सामने निकल कर आई कि रूस से हम क्या करेंगे, तेल थोड़ा खरीद कम करेंगे। हालांकि रूस के तरफ से ऐसा बात सामने आ रहा है कि ऐसा भारत ने ऐसा नहीं किया है। हो सकता है अनौपचारिक रूप से भारत ने ये बातें कह दी होंगी, तो भी सामने आने वाली बात है कि कैसे वो सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर है, ये सब सारी चीज़ें हमको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर सारे कंसर्न आपको बता दिए गए हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, ईरान की क्या स्थिति है, समझौता क्यों होना चाहिए, समझौता ना हो, ईरान के बार बार तोड़ने के कारण क्या है, उसके बाद वित्तीय संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, वैश्विक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, सारे पक्षों को समझा दिया गया। डील क्या है, प्रेशर क्या है, सारी चीज़ों को समझाए। तो याद करने का प्रयास कीजिएगा, रिविजन करने का प्रयास कीजिए, टिप्स नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को A4 साइज PDF भेजा जा रहा है पेड ग्रुप में। आपको आज सारे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह A4 साइज का PDF भेजा गया है। उस PDF को प्राप्त करने के लिए आप जरूर पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इजी हो जाएगा। बाकी चीज़ें ये सब PPT या सब सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री दी जाती है। चलिए, अब है कि JCPOA परमाणु और प्रसार व्यवस्था NPT के लिए मजबूत करने का प्रयास था। ठीक है ना, ये समझौता जो था, जो परमाणु और प्रसार व्यवस्था जो होता है, तो उसको मजबूत करने का यह प्रयास था, पर किंतु इसकी संरचनात्मक कमजोरियों ने इसे अस्थिर बना दिया गया। विवेचना कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको रिवीजन कीजिएगा, इसका आंसर लिखने का प्रयास कर पेड ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया आप वहाँ पर शेयर करेंगे, जिसका रिव्यू करके मैं अब खुद आपको भेजूंगा, आप उसको देखने का प्रयास करिए। हालांकि जब आपको A4 का PDF दिया जाता है, इसका आंसर, मॉडल आंसर आपको दे दिया जाता है इवनिंग में, तो आपको क्या करना, उससे भी मिला सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी कॉपी को रिव्यू करके उसमें क्या तकनीकी गलतियां हो रही हैं उसको हम लोग देख लेंगे। क्लियर है, तो आप इससे जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि नियम कानून नहीं मानोगे तो छोड़ दो देश, यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। तो किस मामले में कही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि डेटा शेयरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के खिलवाड़ किए जाने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, मेटा को क्या किए, कड़ी फटकार लगा दी है कि भाई तुम डेटा इस आधार पर नहीं रख सकते हो कि तुम कंपनी हो, तुम विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हो, इस आधार पर नहीं रख सकते हो। हमारे देश का डाटा हमारे देश में रहने दो। और डेटा शेयरिंग के मामले में तुम किसी की निजता पर आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हो, या कहने का मतलब निजता को लेकर, डेटा शेयरिंग को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तुम किसी तरीके एन केन प्राकृतिक काम नहीं कर सकते, अपने हित में काम नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप मोबाइल रखे हुए सामने कुछ शब्द बोलते, टेक्निकल शब्द बोलते हैं,
किसी टीवी फ्रिज का नाम लेते हैं तो आपके जस्ट आपके मोबाइल में उससे संबंधित ऐड आने लगता है। इसका मतलब है कि आप वॉच कर रहे हो हमारे डेटा को, हमारे बातों को वॉच कर रहे हो, और उससे संबंधित है ना, आप प्रयास कर लीजिए खुद 2 4 5 बार अपने मोबाइल को सामने रख लीजिएगा और बात बोलिएगा कि मुझे टीवी चाहिए, सैमसंग का टीवी चाहिए, तो आपको सैमसंग का ही, एलजी का टीवी चाहिए एलजी का ही, आपको XYZ किसी भी कंपनी का टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, आप 2 4 बार बोल दीजिए अपने मोबाइल को रख के सामने, देखिएगा कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही मिनट के बाद आपको, या कुछ घंटे के बाद ही आपको उससे संबंधित ऐड आना शुरू हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है? मैं तो 4 दीवारी में बात बोल रहा हूँ। यह इसलिए आ रहा है कि मोबाइल में ऐसे फंक्शन बना दिए गए हैं कि जो डेटा है शेयरिंग हो रहा है, जिसके माध्यम से कंपनियां उसका ऐड भेज रही है, उसको इस सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां डेटा शेयरिंग कर देती है। यह सबसे बड़ा कंसर्न है। हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से प्राइवेट जो हमारा मूवमेंट होता है वो कहीं लीक ना हो जाए, यह सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि व्यक्ति कितना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखेगा, तो सबसे बड़ा कंसर्न यही तो है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी कि हाँ क्या कंसर्न है, क्यों किया जा रहा है, क्यों होना चाहिए, तो ये चीज समझिएगा। तो नागरिकों के निजता का अधिकार के साथ साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने डेटा एक ही शब्द शेयर करने की इजाजत नहीं देगा। एक भी शब्द जो हमारे हैं ना, जो बोले जा रहे हैं, उसको शेयर नहीं किया जा सकता। मेन उद्देश्य यही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की। अगर तुम नहीं पालन करो देश छोड़ दो, सीधा से एक लाइन में स्टेप फॉरवर्ड बोला गया है। अगर तुम नहीं करोगे देश छोड़ दो। उसके बाद व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राइवेसी की शर्त इतनी चालाकी से बनाई गई है कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं सकता। लोगों की निजी जानकारी चुराने में यह अच्छा तरीका है। कोर्ट ऐसा कहता है, इजाजत नहीं देगा। अब यह बोलता अनक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप का कहना मेरा मैसेज अनक्रिप्टेड है, तो अनक्रिप्टेड है तो किसी डिकोड में ही होगा ना, उसको कोई तो बैठ कर हैक कर लेगा। ऐसा यह चीजें बताई जा रही है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा। विश्व में कोई ऐसा चीज है जिसे डिकोड नहीं किया जा सकता है, जो टेक्निकली है, यह बात है। तो आप इनक्रिप्टेड के कह के आप क्रिप्ट कर लो। कैसे हमारा बातें निकल कर आ जा रहा है? अगर मान लीजिए किसी से तो जा रहा होगा, आप गूगल है या तो मेटा है या तो फेसबुक है, 3 ही चीज है, आपको व्हाट्सएप है, यही सब सारे चीज हमारे टेलीग्राम हमारे मोबाइल में रहता है, या इस प्रकार कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहती है, वही तो डेटा शेयरिंग कर रहा होगा। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप नहीं रोकोगे तो हम रोक देंगे, प्रतिबंध डायरेक्ट लगा देंगे। ये सब बातें हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर उसके 2021 में गोपनीयता नीति को लेकर लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने बरकरार रखा है। इसी को लेकर सभी लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। जुर्माना लगा रखा है भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसने इन डेटा शेयरिंग वाले जितने भी ऐप है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर। तो यह मामला है, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। वही जो 213 करोड़ का जो पेनल्टी जमा करने की बात की गई है, पेनल्टी लगी, उसके बाद तुम इस पर संबंधित नियम कानून बनाओ जो हमें स्पष्ट कर पाए। और यहाँ पर ध्यान रखिए, व्हाट्सएप की ऑप्ट आउट, ये या तो मानो या छोड़ दो की नीति बता दी गई है। आलोचना करते हुए कहा कि नीति डेटा चोरी को सक्षम करने लगती है। ये सब बातें की गई है। तो ये सब सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस रीट को कौन देख रहे हैं? सूर्यकांत जी देख रहे हैं, जो माल्या बगची देख रहे हैं, और विपुल एम पंचोली की पीठ के द्वारा यह कही गई है। तो पीठ हमारा चीफ जस्टिस इंडिया के पीठ में यह बैठा हुआ है। यह भी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब है यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेंगे। यह टॉपिक आप लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और बीपीएससी के जीएस पेपर 1 और जीएस 2 दोनों में आपको आ सकता है। निजता के सवाल में, पॉलिटी के सेक्शन में, या करंट, राष्ट्रीय करंट, अंतर्राष्ट्रीय करंट में भी आपको पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कैसे, आपको किन किन चीज़ों को ढूंढने की आवश्यकता है कि निजता का अधिकार क्या होता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि निजता का अधिकार क्या है। तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा से जुड़ा मौलिक अधिकार यह माना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जब 2070 का के.एस. पुट्टू स्वामी बना भारत संघवाद हुआ था, जिसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, उसमें यह बातें की गई थी कि निजता का अधिकार अनुच्छेद जो 21 है, उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि निजता का अधिकार कब मौलिक अधिकार में शामिल है। तो 2017 का के.सी. पुट्टू स्वामी का मामला था, जो 9 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा ये बातें की गई थी। उसके बाद आर्टिकल 21 के तहत इसे निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार बता दिया गया। तो यह भी संदर्भ समझिएगा। तो निजता अधिकार निम्न अधिकारों को जोड़ा गया, जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 21। अनुच्छेद 14 हुआ था समानता। आप केवल व्यक्ति के साथ समानता नहीं होगी, हर जगह इसकी समानता होनी चाहिए। तो यह भी आपको फैक्ट जानना है। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर होगी, निजता का अधिकार शामिल किया जाएगा। और जीवन की स्वतंत्रता इसके संदर्भ में समझिएगा।
अब निजता के अधिकार का आयाम है जिसके आधार पर ही कोई फैक्ट को हम चेक करते हैं। पहला कि शारीरिक निजता तो कहीं प्रतिबंधित नहीं हो रही है, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सबसे पहला अगर निजता का अधिकार को हमको चेक करना है कि हाँ यह मामला निजता का अधिकार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, तो हमें शारीरिक निजता को देखना है पहले, क्योंकि व्यक्ति क्या इसमें प्रभावित हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार आपके तहत देखा जाएगा। सूचनात्मक निजता, हम इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी की भी बात करते हैं, जिसमें जितना भी इशू चल रहा है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डेटा शेयरिंग से संबंधित सारी चीज इसमें शामिल हो जाएगा, या XYZ किसी प्रकार जो प्रौद्योगिकी की बात हो रही जिसमें सूचना का लेन देन हो रहा है। फिर उसके बाद निर्णयात्मक स्वायत्तता, हम डिसीजनल ऑटोमेनी हमारे प्रभावित तो नहीं हो रही है, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी हमारे डिसीजन को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो निजता का आयाम आएगा, निजता के अधीन आ जाएगा वो। तो ये 3 महत्वपूर्ण आयाम है जिसके आधार पर निजता का अधिकार आपको दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किन स्थितियों में निजता मानी जाएगी, किन स्थितियों में, तो ये 3 स्थितियां जरूर बताइएगा। इस आधार पर अगर उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति समूह के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, तो इन तीनों आधारों पर हम निजता के अधिकार को शामिल कर सकते हैं। अब माननीय न्यायालय इन्हीं तीनों आधारों पर आपको क्या करेगा कि रोकने का प्रयास करेगा, जो इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा होगा उसकी सुरक्षा करेगा। क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त कानून की प्रतिबद्धता क्या है भारत में लीगल, तो निजता के अधिकार को लेकर प्रभावी बनाने के लिए डेटा संरक्षण कानून लाए गए 2023 में। DPDP एक्ट जो ड्राफ्ट आया था उसमें ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और प्रसंस्करण का नियम बात की गई थी। सहमति कंसर्न आधारित ढांचा की बिना उपभोक्ता का कंसर्न लिए आप आगे नहीं कर सकते। पर चालाकियां क्या क्या कंपनियों ने, जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं तो आप फर्स्ट मोबाइल ओपन कीजिएगा या कोई ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बिना परमिशन का वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यह भी एक है, वहाँ ओके ओके करके आगे बढ़ना पड़ता है। यह भी चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों 18 वर्ष से कम डेटा के लिए अभिभावकीय सहमति की जरूरत होगी। डेटा जो फिडुशियरी है कि जवाबदेही होगी। अगर बुलिंग कर रहा है, कोई किसी प्रकार का बुलिंग हो रहा कंपनी, व्यक्ति समूह के द्वारा, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग आदि के दंडात्मक प्रावधान किए गए, जिसे पूर्ण ड्राफ्ट में भी स्पष्ट किया गया था। तो ये सब सारी चीजें समझिएगा हमारे यहाँ निजता को लेकर बनाए गए। अन्य कानून जैसे टेलीग्राफ जो अधिनियम है, संचार अवरोधन नियम, भारतीय दंड संहिता जो बाद में BNS के तौर पर उभर कर सामने आता है, वहां भी बातें हुई जहां पर मानहानि, गोपनीयता भंग, आधार अधिनियम, सीमित उपयोग और सुरक्षा का प्रावधान लाया गया, इसमें भी बातें की गई निजता को लेकर। न्यायालय क्या बोलता है? न्यायालय बोलता है 3 स्तरीय परीक्षण होना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट जरूर होना चाहिए, जिसमें वैधता क्या है, वैधता कानून द्वारा अधिकृत होना चाहिए, वैधता जो देगा वो केवल कानून से ही वैध होना चाहिए, फिर वैध उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के संदर्भ में वैधता इसकी दी जानी चाहिए। उसके बाद अनुपातिकता या अनुपात या समानता के आधार पर जब हम बात करते हैं हस्तक्षेप न्यूनतम आवश्यक हो, जितना कोशिश करें व्यक्ति की निजी चीज़ों पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 0 आधार पर हम हस्तक्षेप की बात करते हैं, अगर कोशिश हो तो 0। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल हो, कोई इस देश विद्रोही हो, राज्य के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है या युक्ति प्रतिबंध जो लगाए उस पर खड़ा नहीं उतरा, तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होगा, फिर कानून व्यवस्था का मामला होगा। पर एक साधारण व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति केवल खा पी रहा है, काम कर रहा है, अपना 24 घंटे में अपना जो दिन रात काम कर रहा है, उसको क्या आप चेक कीजिएगा? तो उसके प्राइवेट चीज़ों को नहीं, उसके जो प्राइवेट जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे वो कोई सर्च कर रहा है, कोई चीज़, कोई बात कर रहा है, तो आप उसके आधार पर उसके निजता को क्या कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए। अब ध्यान रखिए, निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है, किंतु पूर्ण एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है भी। ध्यान रखिए, राज्य के कानूनी प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता। आपसे प्रश्न पूछे तो क्या स्थिति होनी चाहिए? तो स्थिति यह होनी चाहिए, एब्सोल्यूट तो अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह जब इस प्रकार के हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा तो कोई व्यक्ति विशेष जब राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहा होगा, दंगों में प्रभावित होगा या जो सार्वजनिक सौहार्द को खराब कर रहा है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे हम पकड़ेंगे? तो यह उन व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। तो एक वर्गीकरण लिस्ट बना दिया जाए उसके आधार पर। यह एब्सोल्यूट अधिकार के तौर पर भी नहीं दिया जा सकता है कि तुमको खुली छीट दे दी जाएगी निजता के अधिकार के आधार पर यहाँ पर कंसर्न जो बताए गए 3 स्तरीय परीक्षण, ट्रिपल टेस्ट जो बताए गए, आपको लागू करने की जरूरत है सारे संस्थाओं को। तो यह सब ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के उत्तर लिखनी है। क्लियर है?
अब चलिए लास्ट टॉपिक होगा, इससे पहले आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। आपको इसका आंसर, मॉडल आंसर आपको ग्रुप में भेजा गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी जगह भेजा गया है। एक बार जरूर देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछे, लॉजिकल प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर किस प्रकार से मॉडल के तौर पर दिए जा रहे हैं, आपको जरूर समझने का प्रयास। यह स्टार्ट हो चुका, आज दूसरा टेस्ट है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए ऑफर का लाभ ले लीजिए, नहीं तो ये ऑफर की रेट जो है बढ़ जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि सबसे न्यूनतम रेट के साथ हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम लोग उसको रेट बढ़ाते हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, समय जो सीमित समय है आप ज़रूर इसका उपयोग कीजिए। अब इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करें, डीएनए के लिए आप लोग को, ई डीएनए के लिए हम लोग अभी सुबह सुबह आप लोगों को शुरुआत कर दी है। इसका A4 साइज पीडीएफ भी दिया है, तो इसका लाभ लीजिए। अगर करंट में किसी प्रकार का इशू है, किसी प्रकार की समस्या, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत हद तक आप मान के चलिए 99% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा तभी हो पाएगा। अगर मान लीजिए एक फैसिलिटी दी गई है, अगर आप लाभ नहीं लेते हैं तो फिर तो बात वही हो जाएगी। उसके बाद 71 के लिए हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आए हैं, निर्माण सीरीज, जहां पर हम लोग लगातार बात करते हैं गाइडेंस के तौर पर कि आपको किस तरीके से काम करना, क्या काम नहीं करना, कितना काम करना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। गूगल मीट सेशन के माध्यम से इसको कवर करते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, चलिए आते हैं लास्ट न्यूज पर। 7000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी की राज है राखीगढ़ी। तो ध्यान रखिएगा यह क्यों बोला जा रहा है राखीगढ़ी को लेकर, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी की परतें खोल रही हैं 7000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी की राज, कि कितना बेहतर वहां जल निकासी व्यवस्था था, लोगों के रहने सहने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, मानकीकरण कैसे किया गया था, ये सब बात यह बोलता है। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के हिसार जिले में गोद में बसा राखीगढ़ी क्या है, महज एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि आधुनिक भारत के उस गौरवशाली अतीत को बात करता है जो वर्तमान हम करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी में क्या देना चाहते हैं, बहुत बेहतर जल प्रबंधन निकासी देना चाहते हैं, संचार का बेहतर सुविधा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मानकीकरण हर स्तर पर होना चाहिए, पहुंच अच्छी होनी चाहिए, प्रबंध की, ये सब सारी व्यवस्था आपको राखीगढ़ी में उस दौरान 7000 साल पहले था कि वहाँ का जो प्रशासन था वो कनेक्ट हो जाता था तुरंत अपने सबसे नीचे पायदान के जो मानकीकरण स्तर होते थे, वो सूचनाओं का आदान प्रदान, जल प्रबंधन बेहतर था, फिर वहाँ के जो रहने सहने का जो व्यवस्था था वो बेहतर था। तो स्मार्ट सिटी का जो मूल भावना है वो राखीगढ़ी में 7000 साल पहले उपलब्ध थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस तरीके से दुनिया की पहली बार शहरी सभ्यता का सलीका सिखाया था सिंधु घाटी सभ्यता। ये पहले से भी आप लोग जानते हैं, शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध है, यह मानकीकृत शहरीकरण के लिए। तो हमारे पूर्वज राखीगढ़ी में गलियों में पक्की ईंटों के मकानों और सुव्यवस्थित नालियों के बीच एक स्मार्ट सिटी का आनंद ले रहे थे, यह बातें कहा गया। तो मेगा सिटी जो है, ध्यान रखिए, पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फावड़े और ब्रश उस मेगा सिटी के उन अनसुलझे रहस्यों की तलाश करें जो पूरी दुनिया की नजरों में टिकी है। अगर यह पूरी तरह निकल गया, इसके हम लिपि पढ़ लिए, तो विश्व को एक नया सोचने का नजरिया दे देगा कि जो तुम लोग पश्चिमी यूरोपियन सोचते हो ना कि हम विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़ा उन्नत सभ्यता रहे, तुम्हारा सारा एकड़ी निकल जाएगा, क्योंकि हमारी सभ्यता पढ़ी ही नहीं जा चुकी है। तो ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन पढ़ा जाएगा ना, पूरा जो विश्व का कॉन्सेप्ट वो चेंज हो जाएगा। हमारे मॉडर्नाइजेशन का क्या तरीका था, हम कैसे रहते थे आज से 7000 साल पहले, ये चीज़ें समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नदी की धारा और जलीय जीवन के प्रमाण मिले हैं, ये सब बातें की गई। यहाँ पर द्विधती और सरस्वती का संगम बताया गया, जो राखीगढ़ी सरस्वती की सहायक नदी द्विधती के किनारे बसा था, खुदाई स्थल पर इसे उल्लेख मिले हैं। अब ध्यान रखिएगा, खुदाई का समय 3 से 4 साल लंबा प्रोजेक्ट है। नगर है, पक्की और कच्ची ईंटों का जो दीवारें थी, व्यवस्थित जल निकासी थी, इसकी बातें की जा रही है, खुदाई में निकल कर सामने आ रहे हैं। अब टीले थे, 7 टीलों का, टीला 1 और टीला 2, 3 पर काम चल रहा है, तो 7 टीलों में यह खुदाई चलेगी। सरस्वती और द्विदशी नदी जो है सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था, तो इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि सरस्वती नदी अभी विलुप्त के स्थिति में है, तो इसकी भी जांच, इसकी भी परख यहाँ से मिल जाएगी। और ये सारे टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और बीपीएससी के जीएस पेपर 1 हिस्ट्री वाले पार्ट से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, या तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न लिखते हैं तो आपको प्रश्न वहां पर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। या पॉलिटी के, सॉरी, यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स के पीटी के क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न बहुत से बनाए जा सकते हैं, तो जरूर आप इसको करिए, कवर करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। तो 2600 से 1900 के बीच ईसा पूर्व के भी परिपक्व अवस्था जो था, आपको सिंधु घाटी सभ्यता
बोला जाता था। अब ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक चरण 3300 ईसा पूर्व था और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पर परिपक्व आपको यही जानना है 2600 से लेकर 1900 के बीच जो हमारा था परिपक्व हड़प्पा काल, जिसमें बहुत से शहरों का विकास हुआ था, जहां पर भौगोलिक विस्तार पाकिस्तान में सिंध के पंजाब से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें इस क्षेत्र को, देखिए यह क्षेत्र उस समय आपको पूरा हड़प्पा काल हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता होता था। तो यह क्षेत्र आपको विस्तृत था 10 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो बहुत बड़ी सभ्यता थी जो विकसित अवस्था में थी। उससे पहले हड़प्पन अवस्था, पूर्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा भी बाद में चली है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त प्रमुख नगर कौन थे? हड़प्पा पाकिस्तान में वर्तमान में मोहनजोदड़ो, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये सब ध्यान रखिए। धोलावीरा हाल ही में आपको 2021 में क्या किया गया है, उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। प्रमुख विशेषताएं था सुव्यवस्थित नगर नियोजन था, पक्की ईट की मकान थी, उन्नत जल निकासी थे, अनाज भंडार व्यवस्थित किया गया था, मोहरे थी, पशु आकृति मोहरे चलाई जाती थी, मानकीकृत तौल और माप की प्रणाली विकसित है। नेखल प्रणाली अब तक अपठित थे, पढ़ नहीं पाए, पढ़ लेते तो और भी चीजें स्पष्ट हो जाती। समुद्री व्यापार भी हुआ करता था, विशेषकर मेसोपोटामिया के क्षेत्र से। तो समुद्री लोथल आपको देखने को मिलता है गुजरात में, वहाँ लोथलवाड़ी था, अर्थात डाक यार्ड था जिसे हम लोग बोलते हैं, समुद्र डाक यार्ड, वो भी आपको वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। अब राखीगढ़ी की बात करते हैं, जिला हिसार हरियाणा में घग्गर हकरा नदी जो द्विदशी नदी 1997 पुरातत्विक अरविंद्र नाथ के द्वारा इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी। आप देखिए यहाँ पर मानव कंकाल भी मिले हैं आपको। फिर उसके बाद इसकी सभ्यताओं का जो उल्लेखन किया जा रहा है उस पर आप आकृति देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब भारत अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, क्षेत्रफल लगभग 3500 हेक्टेयर से अधिक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा माने जाने का दावा किया जा रहा है। परिपक्व अवस्था हड़प्पा काल का यह उदाहरण माना जाता है। तो ये सब चीजें आपको बताई गई है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं प्रमुख खोजें यहाँ से क्या की गई है। तो पक्की ईंटें की गई है, सड़कों का ग्रिड पैटर्न किया गया है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, आपको यहाँ पर ऐसे काटना, ये ग्रिड पैटर्न था। ये चीजें ध्यान, जो अभी हम लोग क्या करते हैं चौराहे पर, हमारा चौराहा कैसे कटता है, ऐसे ही क्रॉस कटता है 90 डिग्री पर। तांबे की वस्तुएं, आभूषण, मनके, मिट्टी के बर्तन, मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं राखीगढ़ी से, जो आपके ऐतिहासिक पीटी के फैक्ट हो सकते हैं। अब ध्यान रखिए, यूनेस्को की पहल राखीगढ़ी में शामिल किया जा रहा है, राखीगढ़ी को यूनेस्को में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे पहले धोलावीरा को ध्यान रखिएगा 2021 में 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर के तौर पर शामिल किया जा चुका है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा डीएनए अध्ययन किया गया था आपको 2019 में प्रकाशित एक शोध में, सेल जर्नल में राखीगढ़ी के मानव अवशेषों के जीनोमिक अध्ययन किया गया था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि राखीगढ़ी का जीनोमिक अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया कि हड़प्पा वासी अस्थायी दक्षिण एशियाई मूल के थे। अब स्टेपी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उस समय के कोई अनुवांशिक प्रवास का प्रमाण नहीं मिला। कृषि का विकास स्थानीय और ईरानी कृषकों के से प्राचीन संबंधों का संकेत देता है। तो जो ईरानी कृषक थे, ईरानी सभ्यता थी, उससे कहीं ना कहीं मिला जुला हुआ सभ्यता था। तो इस पर और भी शोध चल रहे हैं, क्या शोध आएंगे हम लोग बाद में देखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि प्रीलिम से यहाँ से प्रश्न पूछे जाए, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या अपडेट है, तो आपको थोड़ा सा देख के जाना है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। देखिए ध्यान से धीरे धीरे चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैं वीडियो जरूर लंबा हो जाता, तो मैं कोशिश करता हूँ जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ उसके सभी पक्षों को एक दिन में ही समाप्त कर दूँ, ताकि आप अगले दिन उसके लिए न्यूज़ के लिए भटके नहीं। हाँ, उसके बाद जो न्यूज़ में अपडेट होगा बस उसको ऐड करते चलिए। तो मेरा प्रयास यही रहता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के सारी चीज़ों को देखिए। अगर ये न्यूज़ 365 दिन अगर रेगुलर आप वॉच कर लेते हैं ना, करंट में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली। आईआर के पोर्शन में कहीं से दिक्कत नहीं हो। आप यूपीएससी दे रहे हो या पीसीएस कोई दे रहे हो, या बिहार हो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, या आप एमपी पीसीएस की बात करें या किसी भी हिंदी स्टेट पीसीएस की बात कर ले, आपको आईआर और करंट को लेकर कोई इशू नहीं होगा। ये आप लगातार पढ़े और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी आप करते चलो, ताकि आप सारी चीज़ों को क्या करें, अपडेट रखो, उसके कंसर्न को, चीज़ों को समझते हो। कहीं भी एरर होगा मेरे द्वारा आपको चेक करके बताया जाएगा, तो आप उस एरर को धीरे धीरे ठीक करके अपने आप को, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हो। किसी टॉपिक पर कैसे लिखना है, किस संदर्भ में लिखना है, सारी सीमाओं को जान सकते हो। तो क्या करना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।